वेलकम स्टूडेंट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लासेस। चैप्टर हमारा चल रहा था मनी एंड बैंकिंग, जिसमें 3 टॉपिक मैं आपको करा चुका था। मीनिंग ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी एंड फॉर्म्स ऑफ मनी। आज के टॉपिक में हम लोग करेंगे मनी सप्लाई। इट रिफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी, दैट मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि एक देश में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जनता के पास जितना भी पैसा है वो मनी सप्लाई कहलाता है, क्योंकि ये वो मनी है जो मनी के सप्लायर्स ने सप्लाई किया है और यही पैसा जनता के पास पहुंचा है। तो वो सभी पैसा जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर देश में जनता के पास है, केवल जनता का पैसा, इसमें मनी सप्लायर्स का पैसा शामिल नहीं किया जाएगा। इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। ये एक स्टॉक कंसेप्ट है क्योंकि इसको हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मेजर करते हैं कि जनता के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना पैसा है। इट डज नॉट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय द सप्लायर्स ऑफ मनी। मनी सप्लायर्स के द्वारा जो मनी सप्लाई किया गया है, जो जनता के पास है, केवल वही इसमें शामिल किया जाएगा। जो सप्लायर्स ऑफ मनी के पास पैसा है वो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। हमारी इकोनॉमी के हिसाब से मनी सप्लायर्स में गवर्नमेंट आती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी करेंसी जारी करती है, कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट। उसके अलावा आरबीआई 2 रुपए या उससे ऊपर के जितने भी नोट हैं वो सभी आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं, तो वो भी मनी सप्लायर है। और बैंकिंग सिस्टम करेंसी को इशू तो नहीं करता, लेकिन क्रेडिट को क्रिएट जरूर करता है। वो क्रेडिट को कैसे क्रिएट करता है वो भी आपको आगे पढ़ाया जाएगा, लेकिन समझने वाली बात यह है फिलहाल कि तीनों मनी सप्लायर्स हैं और इनके पास जो पैसा है वो मनी सप्लाई में शामिल नहीं किया जाता। मनी सप्लाई हैज 2 कंपोनेंट्स। मनी सप्लाई के 2 कंपोनेंट्स हैं, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड द नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक्स। यानी कि जनता का वो पैसा जो या तो जनता के पास है या फिर जनता के द्वारा वो पैसा जमा कराया गया है बैंक में, जो उनके मांगने पर उन्हें कभी भी वापस प्राप्त हो सकता है, या फिर वो पैसा वो लोग चेक के द्वारा विड्रॉ भी कर सकते हैं और चाहे तो कहीं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं, क्योंकि वो जनता का पैसा है। तो जितना भी पैसा जनता का है, चाहे वो उनके पास हो या उनके द्वारा बैंक में जमा कराया गया हो, वो सभी मनी सप्लाई कहलाता है, क्योंकि ये वो पैसा है जो मनी सप्लायर्स ने जनता को सप्लाई किया है। मनी सप्लाई के 2 कंपोनेंट जो भी आपको बताए गए, अब उनको डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा। करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, यानी कि जितना जनता का पैसा जनता के पास है। इट कंसिस्ट्स ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक आउटसाइड द बैंक्स। यानी कि वो सभी करेंसी जिसमें नोट्स और कॉइन्स को शामिल किया जाएगा, और ये वो करेंसी है जो पब्लिक के पास है, बैंक के बाहर। और दूसरा पॉइंट, नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक्स, अर्थात वो जनता का पैसा जो जनता के द्वारा बैंकों में जमा कराया गया है, जिसे बोलते हैं नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक्स। शॉर्ट में इसको बोलते हैं डीडी, यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स। इसी को बोला जाता है बैंक मनी। Demand deposits are the deposits which can be withdrawn from banks on demand by writing checks. Demand deposits ये पब्लिक का वो पैसा है जिसे पब्लिक के द्वारा चेक्स के द्वारा कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है। एग्जाम्पल, करंट अकाउंट डिपॉजिट या फिर सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। कुछ लोग अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं, लेकिन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपना पैसा हमेशा करंट अकाउंट में रखते हैं। इंटर बैंक डिपॉजिट्स, जिसे ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स भी कहा जाता है, और टाइम डिपॉजिट्स इसमें शामिल नहीं किए जाते। इंटर बैंक डिपॉजिट्स का मतलब है वो डिपॉजिट्स जो बैंकों के द्वारा आपस में एक दूसरे के पास डिपॉजिट कराया जाता है। अगर एक बैंक को फंड्स की आवश्यकता है और दूसरे बैंक के पास सरप्लस फंड्स हैं, तो एक बैंक दूसरे बैंक को लोन यानी कि क्रेडिट अवेलेबल कराता है, वही कहलाता है इंटर बैंक डिपॉजिट्स।
इसे शामिल नहीं किया जाएगा मनी सप्लाई में, क्योंकि ये मनी सप्लायर्स हैं दोनों के दोनों। एक बैंक और दूसरा बैंक, ये दोनों बैंकिंग सिस्टम के ही पार्ट हैं, यानी कि मनी सप्लायर्स हैं। और टाइम डिपॉजिट को भी मनी सप्लाई में शामिल नहीं किया जाता। टाइम डिपॉजिट का मतलब टर्म डिपॉजिट, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट, वो डिपॉजिट जिसे केवल एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के मैच्योर होने के बाद ही विड्रॉ किया जा सकता है। तो ये जनता का पैसा तो है, लेकिन ये जनता के पास उसके मांगने पर उसे दिया नहीं जाएगा। अभी ये केवल एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के पूरे होने के बाद ही जनता को प्राप्त होता है, तो इसे मनी सप्लाई में शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 मेजर्स दिए हैं। इन इंडिया आरबीआई यूजेज 4 ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी। केवल इसमें से M1 ही सिलेबस में होता है, बाकी M2, M3 और M4 सिलेबस में नहीं होता। तो डिटेल में हम लोग केवल M1 को ही पढ़ेंगे, M2, M3 और M4 को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। M1 का मतलब है मेजर 1, जिसके अंतर्गत शामिल किया जाता है C प्लस DD प्लस OD, जहां पर C का मतलब है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। इट इंक्लूड्स कॉइन्स एज वेल एज पेपर नोट्स, जिसमें कॉइन्स और पेपर नोट्स दोनों को शामिल किया जाता है। DD का मतलब है डिमांड डिपॉजिट्स, यानी जनता का वो पैसा जो कॉमर्शियल बैंक्स के पास जमा कराया गया है, जिसे चेक्स के द्वारा कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है या ट्रांसफर किया जा सकता है। और अदर डिपॉजिट्स में यह नहीं बताया जाएगा कि कौन से डिपॉजिट शामिल होते हैं, बल्कि यह बताया जाएगा कौन से डिपॉजिट शामिल नहीं होते हैं। स्पेशली अदर डिपॉजिट्स डज नॉट इंक्लूड डिपॉजिट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद आरबीआई। अगर गवर्नमेंट ने कुछ पैसा जमा कराया है आरबीआई के पास, तो वो अदर डिपॉजिट्स में होगा और वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों ही मनी सप्लायर्स हैं और हमें केवल जनता का पैसा देखना है कि जनता के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना पैसा है। मनी सप्लायर्स का पैसा उसमें शामिल नहीं किया जाता, और ये दोनों ही मनी सप्लायर्स हैं, गवर्नमेंट भी और आरबीआई भी। तो गवर्नमेंट ने अगर कुछ पैसा जमा कराया है आरबीआई के पास, तो क्योंकि ये दोनों ही मनी सप्लायर्स हैं, तो इस डिपॉजिट को अदर डिपॉजिट्स के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। सेम इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 2, डिपॉजिट्स ऑफ द कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम विद आरबीआई। अगर देश में बैंकिंग सिस्टम के द्वारा कुछ पैसा जमा कराया गया है आरबीआई के पास, तो यह भी मनी सप्लाई में शामिल नहीं होगा, अर्थात इसे अदर डिपॉजिट में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही मनी सप्लायर्स हैं। बैंकिंग सिस्टम मनी को क्रिएट करता है, इसलिए वो मनी सप्लायर है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी को इशू करता है, इसलिए वो मनी सप्लायर है। तो मनी सप्लाई के अंतर्गत इन दोनों को शामिल नहीं किया जाएगा। डिपॉजिट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद आरबीआई एंड डिपॉजिट्स ऑफ द कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम विद आरबीआई। अगर गवर्नमेंट ने पैसा जमा कराया है आरबीआई के पास, वो भी शामिल नहीं होगा, और अगर बैंकिंग सिस्टम के द्वारा कुछ पैसा जमा है आरबीआई के पास, तो वो भी अदर डिपॉजिट्स के अंतर्गत शामिल नहीं होगा। तो इस प्रकार से समझने वाली बात यह है कि केवल जनता का ही पैसा मनी सप्लाई में शामिल किया जाता है। गवर्नमेंट, बैंकिंग सिस्टम और आरबीआई, क्योंकि ये तीनों मनी सप्लायर्स हैं, इनका अमाउंट, इनके पास खुद का जो पैसा है, वो मनी सप्लाई में शामिल नहीं किया जाता। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, जिसमें अभी आपको बताया गया था कि आरबीआई ने 4 ऑल्टरनेटिव मेजर्स दिए हैं, जिसमें केवल M1 आपके सिलेबस में है, और M1 का मतलब आपको डिटेल में पढ़ा दिया गया है। बाकी M2, M3 और M4 कोर्स में नहीं है, वो केवल नॉलेज के लिए थोड़ा सा जानना है उसके बारे में, डिटेल में नहीं पढ़ना है। M2 का मतलब है मेजर 2, दैट मीन्स इसमें शामिल किया जाएगा M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, यानी कि M1 इसमें शामिल हो गया, यानी कि करेंसी भी आ गई, डिमांड डिपॉजिट्स भी आ गए और अदर डिपॉजिट्स भी आ गए। इसके अलावा जितना पैसा लोगों के द्वारा सेविंग बैंक्स में जमा किया जाता है,
पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स में, क्योंकि हर एक पोस्ट ऑफिस अपने आप में एक बैंक होता है जिसमें लोग अपने अकाउंट खुलवाकर पैसा जमा करा सकते हैं, सेम वैसे ही जैसे कि लोग बैंक में पैसा जमा कराते हैं। जिस प्रकार से लोग बैंक में पैसा जमा कराते हैं, सेम उसी प्रकार से लोग पोस्ट ऑफिस में भी अपने खाते खोलते हैं, लेकिन इसे M1 में शामिल नहीं किया जाता और M2 में इसको शामिल किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, इसमें M1 आ जाएगा, साथ में फिक्स्ड डिपॉजिट्स आ जाएंगे जिसे नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स कहा जाता है। M3 के अंतर्गत M1 आ जाएगा, साथ में फिक्स्ड डिपॉजिट आएंगे, यानी कि वो अमाउंट जिसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मैच्योर होने के बाद ही निकाला जा सकता है। ये फिक्स्ड डिपॉजिट ना M1 में आता है ना M2 में आता है, इसे केवल M3 में शामिल किया गया है। और M4 में शामिल किया जाता है M3 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, यानी कि M4 में सब कुछ शामिल हो जाता है। M3 का मतलब M1 भी आ गया इसके अंदर और साथ में फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी आ गए। दैट मीन्स नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स और साथ में सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स भी इसमें शामिल किया जाता है। इन चारों में ही नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हमें प्राप्त होते हैं तब जब हम लोग गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स एक प्रकार के ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं जिसमें हमारा पैसा सरकार के पास पहुंच जाता है और सरकार का पैसा, गवर्नमेंट का पैसा हमें इसमें शामिल करना नहीं है। इसीलिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को इन चारों के बाहर रखा गया है। जितना भी पैसा जनता का इन्वेस्ट होगा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में, वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं माना जाता। M1 और M2 को नैरो मनी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर मनी का रूप थोड़ा छोटा देखा गया, और M3 और M4 को ब्रॉड मनी माना जाता है। इन दोनों को ब्रॉड मनी मानने का कारण है फिक्स्ड डिपॉजिट्स, यानी कि नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स। जो पैसा जनता का बैंकों के पास जमा हो जाता है एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए, उसे M1 और M2 में शामिल नहीं किया जाता, इसी वजह से वो नैरो मनी कहलाते हैं। और M3 और M4 में इसे शामिल किया जाता है, इसलिए इसको ब्रॉड मनी माना गया है। नेक्स्ट, हु सप्लाइज मनी, यानी कि मनी के सप्लायर्स कौन हैं। नंबर 1, सेंट्रल बैंक यानी कि RBI ऑफ द कंट्री। इट इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी, यानी कि ये मनी का मेन सप्लायर है। RBI इशूज करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश में करेंसी जारी करता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर। अंडर दिस सिस्टम RBI मेंटेन्स अ मिनिमम रिजर्व ऑफ ₹200 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज, यानी कि जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी जारी करता है तो कम से कम 200 करोड़ का रिजर्व अपने पास रखता है, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड यानी गोल्ड के रूप में, और फॉरेन सिक्योरिटीज का मतलब फॉरेन कंट्रीज के करेंसी या उनके शेयर्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा। तो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी जारी करता है तो मिनिमम 200 करोड़ का वो रिजर्व अपने पास जमा रखेगा, गोल्ड का और फॉरेन सिक्योरिटीज का, जिसमें से गोल्ड की कीमत 115 करोड़ के आसपास होनी चाहिए, यानी कि बाकी की सिक्योरिटीज हो सकती हैं फॉरेन सिक्योरिटीज, लेकिन गोल्ड की वैल्यू 200 करोड़ में से लगभग 115 करोड़ की तो होनी ही चाहिए। बाकी जो बचेगा 85 करोड़ वो फॉरेन सिक्योरिटीज हो सकती हैं, यानी कि फॉरेन सिक्योरिटीज को 85 करोड़ से ज्यादा का रिजर्व में नहीं रखा जा सकता। यही कहलाता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ RBI, जिसके अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश में करेंसी जारी करता है। नंबर 2, कॉमर्शियल बैंक्स, दे हैव नो अथॉरिटी टू इशू करेंसी, यानी कॉमर्शियल बैंक के पास अधिकार नहीं है करेंसी जारी करने का। दे आर द सप्लायर्स ऑफ मनी एज दे क्रिएट मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। इन्हें मनी सप्लायर्स केवल इसलिए माना जाता है क्योंकि ये मनी को क्रिएट करते हैं, और मनी को क्रिएट कैसे करते हैं यही है हमारा अगला टॉपिक।
कॉमर्शियल बैंक्स केवल मनी को क्रिएट करते हैं डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में, डिमांड डिपॉजिट्स के जरिए, इसलिए वो भी मनी सप्लायर्स माने जाते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, गवर्नमेंट। इन इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशूज 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशंस, यानी देश में जितने भी सिक्के हैं, कॉइन्स और केवल 1 रुपए का नोट, ये जारी किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। और ये बात इंपॉर्टेंट है कि देश में 1 रुपए का नोट और जितने भी सिक्के हैं वो सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जारी किए जाते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक हाउ इज क्रेडिट क्रिएटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम्स के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में ये टॉपिक लगभग हर साल एग्जाम्स में आता है। क्रेडिट कैसे क्रिएट किया जाता है। क्रेडिट का मतलब यहां पर सीधा सीधा लोन से है। बैंकों के द्वारा जो लोन जनता को दिया जाता है वही कहलाता है यहां पर क्रेडिट। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको एज्यूम करना है कि हमारे देश में जितने भी बैंक्स हैं वो अलग अलग नहीं हैं, वो सभी सिंगल यूनिट्स हैं, और जितना भी पैसा बैंक्स के बाहर निकलता है वो पैसा वापस बैंक्स में जमा हो जाता है। और ये बात सही भी है, जितना पैसा बैंक से बाहर निकलता है उतना ही पैसा बैंकों में वापस जमा भी हो जाता है। और साथ ही साथ लीगल रिजर्व रेशो है 20%। लीगल रिजर्व रेशोज का मतलब है जितना भी बैंकों के पास पब्लिक से डिपॉजिट आता है उसका कुछ पार्ट हर एक बैंक को आरबीआई के पास रिजर्व के रूप में जमा कराना पड़ता है, जिसे कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो। और जितने भी डिपॉजिट जनता से कॉमर्शियल बैंक के पास जमा कराए जाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा हर एक बैंक को अपने पास भी रखना पड़ता है रिजर्व में, जिसे कहा जाता है एसएलआर, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इन दोनों को ही मिलाकर कहा जाता है लीगल रिजर्व रेशियो, यानी कि ये वो रिजर्व है जो हर एक बैंक को बनाना पड़ता है अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज, या कह सकते हो कुछ पार्ट। यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है 20%, यानी जितना भी पैसा बैंक के पास जाएगा जनता के द्वारा उसमें से 20% उसको रिजर्व बनाना पड़ेगा, यानी कि बैंक लोन दे पाएगा केवल 80%। अब यही बात समझिए एग्जाम्पल के साथ। अगर मनी मल्टीप्लायर हमें निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/LRR, दैट मीन्स लीगल रिजर्व रेशियो। और यहां पर क्योंकि हमने एग्जाम्पल लिया है 20%, तो इसका मतलब हो गया 1/20%, यानी कि 20/100, जिसे डिवाइड करने पर आंसर आता है 0.20। और क्योंकि हमें इसे 1 से डिवाइड करना है तो इसका आंसर आता है 5। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जितना पैसा जनता के द्वारा कॉमर्शियल बैंक के पास जमा कराया जाएगा, कॉमर्शियल बैंक उसको 5 टाइम्स कर लेगा। यानी कि अगर जनता ने बैंक के पास जमा कराया है 10,000 रुपए, तो बैंक उस 10,000 को बना देगा 50,000। कैसे बनाएगा, इसी बात को समझना है। और यही टॉपिक कहलाता है क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स। LRR इज इनवर्सली रिलेटेड टू मनी मल्टीप्लायर, यानी कि लीगल रिजर्व रेशोज का उल्टा संबंध है मनी मल्टीप्लायर से, जिसका मतलब यह हुआ कि लीगल रिजर्व रेशोज को आप जितना छोटा करते जाओगे मनी मल्टीप्लायर का आंसर उतना ही बड़ा होता जाएगा। फिलहाल हमने इसको 20% लिया था, इसलिए आंसर 5 आया था। अगर हम लोग इसको 10% लेंगे, यानी कि 1/10%, जिसका मतलब हो जाएगा 0.10, तो फिर आंसर आएगा 10। यानी कि लीगल रिजर्व रेशोज को छोटा करने पर मनी मल्टीप्लायर बड़ा हो जाता है। अर्थात रिजर्व जितने कम बनाने पड़ेंगे, कॉमर्शियल बैंक उतना ही ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएगा। अब यही बात समझिए विद एग्जांपल। राउंड 1 के अंतर्गत अगर यह मान लिया जाए कि पब्लिक के द्वारा बैंकों में जमा कराया गया है 10,000 रुपीज, जो बैंक के लिए कहलाएगा फ्रेश डिपॉजिट, तो इसमें से हर एक बैंक को
20% रिजर्व बनाना पड़ेगा, यानी कि 2000। और क्योंकि यहां पर हमने मान लिया है कि सभी बैंक सिंगल यूनिट हैं, तो हम लोग यहां पर अलग अलग बैंक्स के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि एक ही बैंक के बारे में सोचेंगे, और यह मानते हुए कि पूरे देश में एक ही बैंक है। तो अगर 10,000 रुपए में से बैंक रिजर्व बनाता है 2000, तो इसका मतलब बैंक लोन दे पाएगा जनता को 8,000। यही 8,000 वापस बैंक के पास आ जाएंगे फ्रेश डिपॉजिट्स के रूप में राउंड 2 में, क्योंकि जितना भी पैसा बैंक से बाहर निकलता है वो पैसा वापस बैंक के पास जमा हो जाता है। या तो बैंक से पैसा बाहर निकलेगा ही नहीं, और अगर निकल भी गया तो वापस वो पैसा बैंक के पास आ जाता है। इस बात को समझिए विद एग्जाम्पल। अगर हमने कार खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपीज, तो बैंक जब हमें लोन देगा तो सबसे पहले हमें अपना एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा बैंक के पास। बैंक 10 लाख रुपए उसमें ट्रांसफर करेगा, और फिर हमारे अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा कार के डीलर के अकाउंट में, और कार के डीलर से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा कार की कंपनी के अकाउंट में। यानी कि पैसा पहले भी बैंक के पास था और अभी भी बैंक के पास ही है, लेकिन बैंक उस पैसे पर हमसे इंटरेस्ट ले रहा है। इसी तरीके से बैंक क्या करता है, क्रेडिट को क्रिएट करता है। यानी कि पैसा बैंक के पास ही रहता है, उसके बावजूद भी लोगों को उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि पहले वो पैसा बैंक ने मुझे दिया, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किया, और फिर मेरे अकाउंट से ट्रांसफर हो गया कार की कंपनी के अकाउंट में। लेकिन मेरे लिए वो कर्जा है, तो मुझे उस पर इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से ये 8,000 जो लोन के रूप में बैंक ने दिए थे, ये पैसा बैंक के बाहर नहीं निकलता है, और अगर निकल भी गया तो वापस बैंक के पास आ जाएगा फ्रेश डिपॉजिट्स के रूप में। और क्योंकि ये फ्रेश डिपॉजिट है, तो इस पर बैंक को फिर रिजर्व बनाना पड़ेगा 20%, यानी कि 1600, और बाकी बचा हुआ अमाउंट बैंक फिर लोन के रूप में दे देगा। दैट मीन्स 6400। ये 6400 फिर बैंक के पास आ जाएगा फ्रेश डिपॉजिट्स के रूप में। ये है राउंड 3। इस 6400 में से फिर बैंक रिजर्व बनाएगा 20%, यानी कि 1280, और बाकी बचा हुआ अमाउंट 5120 बैंक फिर लोन के रूप में दे देगा। और ये कहानी ऐसे ही चलती जाएगी अनंत काल तक, यानी कि इनडेफिनेटली। लेकिन एंड में जब हम लोग ऐड करके देखेंगे कि फ्रेश डिपॉजिट्स बैंक के पास आए कितने थे, तो इनका टोटल आएगा 50,000, क्योंकि हमने फॉर्मूला यूज किया था ना 1/LRR। मनी मल्टीप्लायर के द्वारा बैंक ये पैसा 5 गुना कर लेगा। बैंक के पास आए थे 10,000, और बैंक बना देगा इसको 5 टाइम्स ज्यादा, यानी कि 50,000। और इस 50,000 में से रिजर्व बनाना पड़ेगा 20%, यानी कि 10,000, और लोन दे पाएगा बैंक बाकी का बचा हुआ अमाउंट 40,000। यानी कि इन सभी को ऐड करने पर 50,000 आएगा, इन सभी को ऐड करने पर 10,000 आएगा। क्योंकि यहां पर कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी ध्यान रखिएगा। राउंड 3 के बाद राउंड 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, और ये लगातार चलता ही रहेगा। इस प्रकार से जितना बैंक लोन देगा वही लोन बैंक के पास वापस आ जाएगा फ्रेश डिपॉजिट्स के रूप में। उसका 20% बैंक फिर रिजर्व बनाएगा, और बाकी बचा हुआ अमाउंट फिर लोन देगा। इस तरीके से बैंक वही पैसा बार 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 लोन के रूप में देता जाता है, और पैसा रहता फिर भी बैंक के पास ही है, और उसी पैसे पर बैंक हमसे इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। यही कहलाता है क्रेडिट क्रिएशन। इसी बात को पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट पेज पर। क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। The banks create credit in the sense that they are able to give more loans than the cash position of the depositors permits. यानी कि जितना पैसा हम लोग बैंक के पास जमा कराते हैं उसमें से बैंक कुछ रिजर्व बनाता है, बाकी का पैसा लोन देता है। लेकिन जितना पैसा हम लोग बैंक के पास जमा करा रहे हैं, बैंक उससे कई गुना ज्यादा लोन देने की क्षमता रखता है, और इसी फंक्शन को कहा जाता है क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। It is one of the most outstanding function of a commercial bank.
ये हर एक कॉमर्शियल बैंक का बहुत ही अद्भुत कार्य है, विच इज समटाइम्स कॉल्ड अ फैक्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्रेडिट, जिसकी वजह से हम लोग कॉमर्शियल बैंक्स को बोलते हैं लोन देने की फैक्ट्री, अर्थात एक ऐसी फैक्ट्री जहां पर क्रेडिट को यानी कि लोन को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। द क्रेडिट क्रिएशन बाई कॉमर्शियल बैंक्स इज डिटरमाइंड बाई, यानी कि कोई भी कॉमर्शियल बैंक कितना क्रेडिट क्रिएट कर पाएगा यह दो चीजों पर निर्भर करता है। नंबर वन, द अमाउंट ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट्स बाय द पब्लिक, पब्लिक के द्वारा जितना भी पैसा जमा कराया गया है कॉमर्शियल बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट्स के रूप में, और दूसरा लीगल रिजर्व रेशो कितना है, वो 10% है कि 20% है। लीगल रिजर्व रेशो इज द मिनिमम रेशो ऑफ द नेट टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स लीगली रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एज रिजर्व्स बाय द बैंक्स। लीगल रिजर्व रेशो ये वो मिनिमम रेशो है, या कह सकते हो वो मिनिमम परसेंटेज है जो हर एक कॉमर्शियल बैंक को रिजर्व के रूप में जमा कराना पड़ता है आरबीआई के पास अपने नेट टोटल डिमांड डिपॉजिट्स का और टाइम डिपॉजिट्स का। टोटल क्रेडिट क्रिएशन अगर करना है तो उसके लिए 1/LRR को मल्टीप्लाई किया जाता है इनिशियल डिपॉजिट्स के साथ, जैसे कि पिछले पेज पर आपको दिखाया गया था। इनिशियल डिपॉजिट था हमारा 10,000 और 1/LRR का आंसर आया था 5, जिसका मतलब हुआ 50,000। यही कारण है कि पिछले पेज पर हमने आपको दिखाया था कि इनिशियल डिपॉजिट्स बैंक के पास आए थे 10,000, लेकिन कॉमर्शियल बैंक ने उसको बना दिया था 50,000। इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैक्सिमम क्रेडिट क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक इज इक्वल टू 1/CRR मल्टीप्लाई बाई कैश रिजर्व्स विद द आरबीआई, क्योंकि इनिशियल डिपॉजिट जितने भी होते हैं वही इनिशियल डिपॉजिट्स कैश रिजर्व्स भी होते हैं आरबीआई के हमेशा, यानी कि इनिशियल डिपॉजिट्स और कैश रिजर्व्स विद आरबीआई का मतलब एक ही है। और 1/LRR की बजाय आप 1/CRR भी यूज कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर उतना ही आएगा, क्योंकि यहां पर यह मान लिया गया है कि लीगल रिजर्व रेशो ही कैश रिजर्व रेशो है, ऐसा यहां पर एज्यूम किया गया है केवल। क्रेडिट मल्टीप्लायर यानी कि मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/CRR या 1/LRR, क्योंकि जैसे कि मैंने भी बताया था, हमने यहां पर एज्यूम कर लिया है कि CRR कैश रिजर्व रेशियो ही लीगल रिजर्व रेशियो है। यहां पर हम लोग SLR को नहीं लेते हैं, ऐसा केवल एज्यूम किया गया है। तो यही कहलाता है क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, जिसके अंतर्गत हर एक बैंक कई गुना ज्यादा लोन देने की क्षमता रखता है उस अमाउंट से जितना पैसा उसके पास अवेलेबल है, और ये वो पैसा है जो जनता के द्वारा ही कॉमर्शियल बैंक के पास जमा कराया गया है। दैट्स ऑल फॉर द सेशन। थैंक यू।